नमस्कार उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय सिया राम अंजू जी। जय सिया राम। सर, यूक्रेन और रशिया का वॉर नहीं रुकवा पा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और जो फ्रस्ट्रेशन है वो भारत पर निकाल रहे हैं। टैरिफ जो थे उनको अब सैंक्शंस बता रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है आगे और क्या कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप? देखिए, अभी व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी है कैरोलिना लिविट। उन्होंने कल बोला था कि युद्ध रुकवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से भारत के ऊपर सैंक्शन लगा रहे हैं। एक्चुअली लगाया है टैरिफ, पर ये एक तरह से सैंक्शन जैसा ही है, क्योंकि 50% टैरिफ लगा दिया है। और अमेरिका में ऐसे भी पागलों की कमी नहीं है। जो आपने देखा है कि लुटविक है, जो वहां पे ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है, उसने भी पहले यही बोला है। फिर ट्रम्प के जो दोस्त है लिंडसे ग्राहम, जो सेनेटर है वहां पे, उन्होंने भी बोला था कि हम इंडिया के ऊपर इकोनॉमिक क्लास के बंकर बस्टर्स मेजर्स लेने वाले हैं। और अब बात आ रही है पीटर नवारो की। पीटर नवारो ट्रम्प के स्पेशल ट्रेड एडवाइजर है। उन्होंने बोला है कि भारत जो डॉलर्स यूज कर रहा है रशियन तेल लेने के लिए, जिससे रशिया के अंदर वो वॉर मशीन को फंड कर रहा है यूक्रेन के अगेंस्ट। अब वही ये पीटर नवारो है, उसने भारत को थ्रेटन किया है कि हम नए सैंक्शन और लगाएंगे। तो ये सब बातें अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन से निकल के आ रही है। कहीं ना कहीं जो इनएबिलिटी है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की ट्रंप को झुकाने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो भारत को एक तरह से यूज कर रहे हैं एज अ सॉफ्ट स्पॉट टू प्रेशराइज पुतिन कि वो दबे। पर मेरा ये मानना है कि भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है एस जयशंकर साहब, वो अभी रशिया गए हुए हैं। और भारत के अंदर उनके जो रशियन चार्टी अफेयर्स है, उन्होंने बोल दिया है हमने जो क्रूड का डिस्काउंट पहले 1.5 या 2% देते थे, अभी हमने 5% कर दिया है। भारत पहले हर दिन 16 लाख बैरल्स पर डे लेता था ऑयल, अब उसने 20 लाख बैरल पर डे कर दिया है। भारत अभी तक एक तरह से 38 to 40% ऑफ रशियन एक्सपोर्टेड ऑयल लेता था। अब उसका जो फर्स्ट जो बड़ा सप्लायर है वो है चाइना। चाइना के खिलाफ तो वो टैरिफ लगा नहीं सकते, क्योंकि चाइना की जो इंटरडिपेंडेंस है, चाइना के ऊपर बहुत बड़ी डिपेंडेंस है अमेरिका की। रेयर अर्थ मिनरल्स पूरा चाइना से आता है। और सेकेंड, चाइना के अंदर अमेरिकन इंडस्ट्रीज के $10 ट्रिलियन इन्वेस्टेड है। चाइना कभी भी उसको कन्फिस्केट कर सकता है। इसके कारण वो चाइना को 90 डेज का उन्होंने एक तरह से एग्जेम्पशन दिया। थर्ड सबसे बड़ा कंट्री जो उधर से रशियन क्रूड लेता है वो है टर्की। टर्की भी रिफाइन करके वो यूरोप बेचता है। उसको कोई बोलने वाला नहीं है, पूरा प्रेशर भारत के ऊपर कर रहा है। इनफैक्ट रशियन एम्बेसडर ने यहाँ तक बोल दिया कि भारत को आर्म्स नहीं बेचने के लिए वो पुतिन पे दबाव दे रहे हैं। अब आप ये देखिए कि वांगी भारत आए थे। वांगी भारत आने के बाद उन्होंने जो भारत के ऊपर जो सैंक्शंस थे, जैसे नियोडाइमियम का के थ्रू हम ईवी मैग्नेट्स बनाते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल में रखते हैं, वो इक्विपमेंट्स जो वो मैग्नेट्स है वो बंद कर दिए थे। उसकी वापस जो सप्लाई चेन है स्टार्ट हो गई है। फर्टिलाइजर्स की सप्लाई वापस स्टार्ट कर दी है। टनल बोरिंग मशीन की सप्लाई वापस स्टार्ट हो रही है। बताया जाता है कि दोनों कंट्रीज के बीच में जो एयर ट्रेवल है वो स्टार्ट होने वाला है। मानसरोवर यात्रा तो स्टार्ट हो चुकी है। वीजा प्रक्रिया ईजिंग करने की बात चल रही है। इनफैक्ट ये भी बात चल रही है कि चाइनीज कंपनीज को भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करने दिया जाएगा, प्रोवाइडेड वो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर लेके आए विद एन इंडियन मेजोरिटी पार्टनर। और भारत की बहुत सारी कंपनी जैसे अदानी है, अंबानी है, जेएसडब्ल्यू है, और बहुत सारी कंपनीज आज चाइना जा रही है। और आपने ये देखा कि इसी टाइम पे एक स्टेटमेंट आया नवारो से कि भारत की जो रिचेस्ट फैमिलीज है वो वहां से रशियन ऑयल मंगा रही है और उसको प्रोसेस करके वो यूरोप भेज रही है, जिसके कारण वो मोटा प्रॉफिट कमा रही है। इसमें भारतीय लोगों को कोई फायदा ही नहीं हो रहा। ये जी। सबसे बड़ी बात कही जा रही है। अब यही वो कंपनी है जो चाइना के साथ, अंबानी एंड अदानी, वो चाइना के अंदर जाके वहां की कंपनी से परचेस करके भारत के अंदर टेक्नोलॉजी लाके प्रोडक्शन करना चाहते हैं। और उसी समय अमेरिका उनको अटैक कर रहा है।
ये कोऑर्डिनेटेड अटैक है, आप ये देखिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि वो टैरिफ जो लगा रहा है वो भारत पर लगा रहा है, सारा प्रेशर भारत पर है। लेकिन भारत तो डॉलर में कारोबार करता ही नहीं है रशिया के साथ, वहां पर तो रुपए में कारोबार हो रहा है। तो अमेरिका को ये गलतफहमी कहां से पैदा हो गई कि डॉलर के जरिए कारोबार हो रहा है, क्योंकि रशिया पर भी तो सैंक्शंस लगाए हैं अमेरिका ने। देखिए, जब आपको ये बता देता हूँ 2022 में भारत का तेल जो होता था रशिया से 0.5% आता था, आज 40% आ रहा है। हम मोस्ट ऑफ द तेल लेते थे इराक से लेते थे या सऊदी अरेबिया से लेते थे, गल्फ से लेते थे। इराक के अंदर हम अमेरिकन कंपनियों से लेते थे, जो अमेरिकन कंपनी उधर ऑपरेट करती है, जिसके कारण उनका जो प्रोडक्शन है, वो उनका जो आउटपुट है वो कम हो चुका है। भारत की जो कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसके पास विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। वो इस चीज को वो इसके कारण वो इसको प्रोसेस कर देता है। कोई भी ग्रेड का जो तेल होता है उसको प्रोसेस करके वो यूरोप बेच पा रहा है। अब उसी समय अमेरिकन राष्ट्रपति बाइडेन ने बोला था कि आप रशिया से इंक्रीज करिए, क्योंकि यूरोप की मांग बढ़ जाएगी और हम उसको पूरा नहीं कर सकते। अमेरिकन चाहता है कि हम रशिया से बंद करें, हम उनसे लें, ताकि तेल के दाम जो अभी 60-65 $70 है वो 100, 120, 130 पहुंच जाए। इसका डायरेक्ट फायदा मिलेगा अमेरिकन तेल कंपनियों को। इससे इसके लिए वो पूरा दबाव भारत के ऊपर डाल रहा है। भारत को एक तरह से वो बोल रहा है कि आप अगर रशियन ऑयल नहीं ले, अगर आप बंद नहीं करते हो, मैं आपके ऊपर और सैंक्शंस लगाऊंगा। यही रीजन है अंजू जी। पर सर, अभी अलास्का में जब मिले थे डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन, वहां पर जो बातचीत हुई थी उसमें पुतिन ने कहा था कि अमेरिका उनके दोस्तों खासतौर पर चाइना और भारत के साथ इस तरह से टैरिफ वॉर ना खेले। तो ये इंस्ट्रक्शंस या इस तरह की हिदायत तो पुतिन ने दी थी, और मुलाकात के बाद अब तो एक तरफ ट्रंप जो है जेलेंस्की के साथ पुतिन को मिलाने के चक्कर में है, और इस बीच अगर वो भारत पर इसलिए दबाव डाल रहे हैं ताकि वो रशिया से तेल ना खरीदे, तो फिर तो आपको लगता है कि ये जो नया गठजोड़ बन रहा है चाइना, भारत और रशिया, ये तो और स्ट्रांगली इकट्ठा आएगा। देखिए, जो अलास्का में मीटिंग हुई थी उसके अंदर तो ट्रंप को डायरेक्टली बोल दिया था कि आपके आने से रशिया का ट्रेड 20% बढ़ गया है। भारत ने भी बोल दिया है कि आप रशिया जो अमेरिका है रशिया से यूरेनियम ले रहा है, रशिया से आप फर्टिलाइजर्स ले रहे हो, पेलेडियम ले रहे हो, इससे आप क्या बोल रहे हो? आप क्या उनकी वॉर मशीनरी को फंड नहीं कर रहे हो? अब क्या हो गई है, दादागिरी की बात हो गई है। अब अमेरिका अपनी धौंस जमा रहा है। अब वो बताना चाहता है कि बंद करो, आप हम उनसे वेपन सिस्टम भी लेना बंद करो, क्योंकि रशियन 400 सिस्टम जो है उन्होंने अमेरिकन F-16 जो प्लेन है फाइटर एयरक्राफ्ट, उसको उड़ने से पहले ही उसको ध्वस्त कर दिया था। इससे अमेरिका परेशान हो चुका है। इसके कारण F-16 की जो जेट्स की जो ऑर्डर था वो एक तरह से खत्म होती जा रही है। भारत ने F-35 को भी लॉक कर दिया था। उसके बाद आपने देखा है कि स्पेन, स्विट्जरलैंड, कनाडा, तीनों ने F-35 के ऑर्डर्स कैंसिल कर दिए थे। टोटल ऑर्डर है अराउंड 28 to 30 बिलियन डॉलर्स के। तो कहीं ना कहीं अमेरिका भारत से गुस्सा हुआ है, और भारत के प्रधानमंत्री एंडोर्स भी नहीं कर रहे कि उन्होंने सीज फायर कराया है। तो आप ये समझ लीजिए, ये एक तरह से भारत के ऊपर प्रेशर डालने की बात चल रही है कि भारत को तोड़ा जाए। और एक तरह से आप ये देखेंगे जो रिलेशंस हमारा निक्सन और इंदिरा गांधी के बीच में जो जैसा रिलेशंस था, उस समय रिलेशन बहुत खराब हो गए थे, ये उस तरह जाने वाले हैं। आगे जाके अमेरिका यहाँ तक छोड़ने वाला नहीं है। आज उन्होंने डॉलर रिजर्व्स की बात की है, इसका मतलब आप समझ जाइए कि वो भारत के अंदर जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो $700 बिलियन का है, पर उसके अंदर बताया जाता है कि $250 बिलियन का हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हम डॉलर में रखते हैं। अमेरिका कभी भी चाहे तो उसको फ्रीज कर सकता है। सेकेंड, भारत को FATF में भी लेके जा सकता है। कैसे? क्योंकि आपने देखा है कि बलूचिस्तान को उन्होंने एक तरह से फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है, और अब पाकिस्तान एक्यूज कर रहा है इंडिया को कि वो बलूचिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। अब क्या करेगा अमेरिका? अमेरिका बोलेगा पाकिस्तान ने हमको रिपोर्ट दी, हमने देखा है, इसके लिए हम भारत को FATF के ग्रे लिस्ट में डालना चाहते हैं। ये पॉसिबिलिटी है, हाई पॉसिबिलिटी है, और ये हो सकता है क्योंकि ट्रंप के जो पर्सनल इंटरेस्ट है, अमेरिकन इंटरेस्ट नहीं है, पर्सनल इंटरेस्ट है, वो पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के साथ जुड़े हुए हैं। तो एनीथिंग इज पॉसिबल इन द एज ऑफ लूनाटिक ट्रम्प। ये पागल ट्रम्प है, कुछ भी कर सकता है। आप सोचिए, कतर के जो एमिर है, इन्होंने उनको प्लेन गिफ्ट किया है। एप्पल के CEO जाते हैं तब उनको गोल्ड के गिफ्ट आइटम गिफ्ट करते हैं। सब लोग ट्रम्प की महिमा गाने के लिए रेडी बैठे हैं। और जब आपने देखा होगा कि अभी वॉशिंगटन DC में जब समिट हुई थी,
जो यूरोपियन लीडर्स आए थे, कीथ स्टार्मर आए थे, इमैनुअल मैक्रोन आए थे, उर्सुला वॉन डेर लेyen आई थी, फिर बाद में मर्ज आया था, सब लोग बैठे थे, एक तरह से डिक्टेशन दे रहा था। लॉर्ड ट्रम्प यहाँ पे बैठे हैं, वहां पे अपने सब्जेक्ट को डिक्टेशन दे रहा था। उसमें भी देखिए यूक्रेन को बोला कि $100 बिलियन का आपको इक्विपमेंट्स लेना पड़ेगा, डिफेंस इक्विपमेंट्स, और इसका बिल कौन भरेगा? यूरोप को बोल दिया कि आप लोग इसका पैसा मेरे को भेज देना। ये एक तरह से तो ट्रम्प ने यूरोप को एनस्लेव करके रखा है। नाटो के अंदर जो 2% जो था स्पेंडिंग ऑफ जीडीपी, उसको 5% करवा दिया। तो कहीं ना कहीं ट्रम्प अपनी बात मनवाता भी है टैरिफ वॉर के थ्रू। और अब भारत को समझ में आ गया इसकी बात सुनने से कोई मतलब नहीं है। और आज रशिया ने हमको जैसे सपोर्ट किया, देखिए उन्होंने बोल दिया 90% ट्रेड तो हम अभी रुपये और रूबल में ही कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी बोल दिया अगर अमेरिका नहीं जाते गुड्स आप रशिया भेज दीजिए, हम ले लेंगे। चाइना भी भारत के सपोर्ट में आ गया है। वांग यी ने बोल दिया कि वी आर पार्टनर्स, वी आर नॉट राइवल्स। यहाँ तक बात आ गई है। और ये ऐसा भी हो सकता है कि जिस टिकटॉक को हमने बैन किया है, उसको समिट में हम उसको खोल भी दें। ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया और चाइना का जो ट्रेड है आगे, वो युआन रूपी में हो जाए, हम डॉलर यूज ही नहीं करें। अब क्या हुआ, भारत के आरबीआई ने क्या किया, स्पेशल वॉस्ट्रो रूपी अकाउंट का उन्होंने ओपनिंग का उन्होंने बोल दिया। जो ये अकाउंट पहले खुलने में महीनों लगते थे, अब एक दिन में खुल रहा है। बताया जाता है 130 से ज्यादा अकाउंट खुल गए हैं। और जो यूएस डोमिनेटेड ट्रेड था 88% था भारत के अंदर, वो 72% पे आ गया है। क्योंकि भारत ने ब्रिक्स कंट्री को बोल दिया कि सारे जो सेटलमेंट है आप रुपीज में करो। तो कहीं ना कहीं हम एक तरह से डी अमेरिकनाइजेशन का एक तरह से परचम लहरा रहे हैं। और पहले भी अगर आपने देखा, जिसने भी डॉलर को अबेंडन किया है, भले ही वो सद्दाम हुसैन हो या गद्दाफी हो या कोई भी कंट्री हो, उसको उन्होंने अमेरिका ने हटा दिया है, रेजिम चेंज ऑपरेशन तक कराया है। ये एक नॉर्मल बात है अमेरिका के लिए। जो भी डॉलर की बादशाह को चैलेंज करेगा, अमेरिका छोड़ता नहीं है उसको। लेकिन डॉलर की बादशाहत को खत्म करने की कोशिश तो ब्रिक्स में भी हो रही थी। जो धमकियां दे रहा था डोनाल्ड ट्रंप की, जो देश ब्रिक्स में जुड़ेंगे उन पर 10% और टैरिफ लगाएंगे, वो इसीलिए तो लगा रहा था क्योंकि डी डॉलराइजेशन का उसको डर सताया हुआ है। लेकिन अब तो भारत, चाइना और रूस अगर एक साथ आ रहे हैं, एक नया मतलब जिसे कह सकते हैं कि गठजोड़ बन रहा है, तो उससे तो उसको और डरने की जरूरत है। और भारत तो जितने भी देशों के साथ अब 1 to 1 ट्रेड कर रहा है, उन सब में तो यूपीआई की बात हो रही, कहां यूपीआई पहुंच रहा है। तो ये सारी चीजें भी तो डरा रही हैं डोनाल्ड ट्रंप को, इसीलिए वो इस तरह की गुंडागर्दी पर उतरा हुआ है। देखिए यूपीआई की बात की आपने। यूपीआई जो है भारत का जो पेमेंट इंटरफेस सिस्टम है, उसको दूसरे कंट्रीज के साथ लिंक करने की बात की है। ब्राजील के जो प्रेसिडेंट है लूला, वो चाहते हैं कि उनका जो यूपीआई है फिक्स, उसके साथ लिंक हो जाए, रशिया के मीर के साथ लिंक हो जाए, चाइना के सीआईपीएस के साथ लिंक हो जाए, और वो सारे ब्रिक्स के अंदर इंटरलिंक कराना चाहते हैं। अगर ये देखिए, सबसे पहले क्या होता है, आप लोकल करेंसी में ट्रेड करते हो, उसके बाद आप क्या करते हो, अपने जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स है उसका इंटरलिंकिंग करते हो। उसके अंदर बहुत सारा टाइम लगता है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है। और थर्ड आती है कॉमन करेंसी की। तो ये सेकेंड प्रोसेस है। इसके अंदर आपको पेमेंट बैंक भी बनाने पड़ेंगे, क्लियरिंग बैंक बनाने पड़ेंगे, एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा सेटलमेंट का। उसके बाद आता है थर्ड स्टेप। तो ये सेकेंड स्टेप के अंदर अब शायद वो समिट में बात होने वाली है। आज वांगी आके गए हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को फॉर्मली इनवाइट भी किया है। भारत 2026 का जो ब्रिक्स समिट है वो भारत होस्ट करेगा। 2027 का जो ब्रिक्स समिट है वो चाइना होस्ट करने वाला है। तो आप ये देखेंगे कि दोनों कंट्रीज ने बोल दिया कि जब आपकी प्रेसिडेंसी रहेगी, हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। अगर 2026 में भारत कुछ बोलेगा तो चाइना उसको सपोर्ट करेगा, 2027 में चाइना कुछ बोलेगा तो भारत उसका सपोर्ट करेगा। इससे क्या होगा, एक्सेलरेटेड डी डॉलराइजेशन होगा, एक्सेलरेटेड डी अमेरिकनाइजेशन होगा। इससे ट्रम्प खफा है। सबसे बड़ा खफा ये है, उसको कोई भारत के 30 या 40 बिलियन डॉलर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो दिन भर में छाप के डाल देता है। ठीक है, उसको फर्क पड़ रहा है कि जितना ज्यादा डी अमेरिकनाइजेशन, डी डॉलराइजेशन होगा, उतना ही डॉलर की डिमांड कम होगी। डॉलर की डिमांड कम होगी तो उसका इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ेगा, इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ेगा तो डॉलर कोई यूज नहीं कर पाएगा। और ऐसा भी है कि वो आगे जो मॉनेटरी ईजिंग करना चाहता है वो नहीं कर पाएगा। पॉवेल तो एक ही चीज बोल रहे हैं, इन्फ्लेशन कम नहीं हो रहा है, मैं तो रेट कम नहीं करने वाला। और ट्रम्प को अपना क्रिप्टो प्लान सक्सीड करने के लिए उनको इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना है, और कंट्रोल के लिए वो डॉलर डोमिनेंस रखना चाहते हैं। ये सब काम के लिए ये दिस इज द ओनली रीजन वो भारत के ऊपर दबाव डाल रहे हैं। दिस इज द ओनली रीजन, आप देख लीजिए।
दबाव डाल रहे हैं। और एक बात जो आपने कही कि बीएलए को जो आतंकवादी संगठन घोषित किया है, मुनीर जब अमेरिका गया था, तो उसके पीछे साजिश ये है कि क्योंकि मुनीर ने, आपको याद होगा, ये स्टेटमेंट भी दिया है कि भारत अफगानिस्तान के साथ मिलकर, तालिबान के साथ मिलकर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहता है। ये स्टेटमेंट भी तो मुनीर ने दिया था। तो ये सब कुछ अगर इकट्ठा जोड़कर देखा जाए तो ये सब डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पर हो रहा है, अमेरिका के इशारे पर हो रहा है, ताकि एफएटीएफ में भारत को डाला जा सके ग्रे लिस्ट में। आप ये कह रहे हैं? यस, और उन्होंने ये भी बोला था, आपको ध्यान होगा मुनीर ने, कि रिलायंस की गांधी जामनगर में जो रिफाइनरी है उसको भी मैं टारगेट करने वाला हूँ। उन्होंने ये भी बोला था, अमेरिका की सरजमीन पे बैठ के न्यूक्लियर थ्रेट दे रहा है भारत को। उसने ये भी बोला था कि अगर हमारा पानी नहीं छोड़ोगे तो हम ईस्टर्न फ्रंट खोलेंगे बांग्लादेश के द्वारा, और हम आपको फोर्स करेंगे कि आप हमसे बातचीत करो। तो कहीं ना कहीं आप ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जैसे ही हमने ये तीनों पानी रोका है, अपने मर्जी से छोड़ रहे हैं, जितने भी पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्लांट है वो है इंडस की, जो उनकी धारा है वो इंडस नदी के ऊपर है। न्यूक्लियर प्लांट में क्या होता है, आपको बिलियंस एंड गैलन्स ऑफ पानी चाहिए उसको कूल करने के लिए। अब भारत की इरेडिकल सप्लाई से उनको बहुत फर्क पड़ रहा है। उनका जो न्यूक्लियर मैनेजमेंट है, वो न्यूक्लियर पावर सिस्टम, वो एक तरह से परेशान हो चुका है। पाकिस्तान को अपने लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो अपने देश को बेच ही रहे हैं और आगे भी बेचते रहेंगे। अब उन्होंने बलूचिस्तान को अमेरिका के चरणों में दे दिया। तो कहीं ना कहीं जब बलूचिस्तान के अंदर आप देखेंगे अमेरिकन फोर्सेस आएंगे, तब वो डायरेक्टली एक तरह से बीएलए के अगेंस्ट वो पिटेड रहेंगे, और बीएलए को सपोर्ट करने का इल्जाम अमेरिका को बोलेगा, पाकिस्तान बोलेगा कि भारत कर रहा है, और इसके द्वारा वो एफएटीएफ में लेके जाएंगे, क्योंकि वो बोलेंगे ये देखो अमेरिका, भारत समर्थित आतंकवाद ने अमेरिकन फोर्सेस को मार दिया। तो इससे लेके भारत के ऊपर दबाव बढ़ाएंगे, और ये ऐसा नैरेटिव देंगे कि इंडिया इज प्रमोटिंग टेररिज्म इन पाकिस्तान। ऐसा नहीं बोलेंगे कि पाकिस्तान इंडिया में कर रहा है। ये सब पॉसिबल है, आप ये मत सोचिए कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ये लुनाटिक ट्रम्प है और उसकी जो टीम है, भले वो लुटविक हो, नवारो हो, कैरोलिना लिविट हो, लिंडसे ग्राहम हो, ये सब बेवकूफों के पुलिंदे हैं। और यहाँ तक देख लीजिए, भारत के जो शुभचिंतक रहे हैं, भले ही आप देख लीजिए काश पटेल हो या कोई भी हो, जो डेविड वैंस है, सब चुपचाप बैठे हुए हैं। उनको एक तरह से चुप करवा दिया गया। अब अमेरिका में ट्रम्प डायनेस्टी को एक तरह से आगे बढ़ाने के लिए वो अमेरिकन इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। आप सोचिए, भारत वाज द ओनली नेशन इन ब्रिक्स जो डी डॉलराइजेशन होने नहीं दे रहा था। अब भारत के ऊपर ही सैंक्शन डाल के आपने उसको चाइना से मिला दिया। ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, ये अमेरिका के पूर्व एनएसए एडवाइजर है, बॉल्टन है, वो बोल रहे हैं। उनके जो इकोनॉमिस्ट है जेफरी सैक्स, वो बोल रहे हैं। हमारा इतना भी नहीं है, और अमेरिका में बोला जा रहा है कि सबसे बड़ी बेवकूफी की है ट्रंप ने, और ये आगे भी बेवकूफी करते जाएंगे। उन्होंने तो यहां तक कहा है कि जिस भारत और चाइना को दूर रखने के लिए पिछले 3 दशक से हम काम कर रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप ने एक झटके में उनको साथ लाकर खड़ा कर दिया। यहां तक स्टेटमेंट्स आ रही हैं जो सो कॉल्ड थिंक टैंक है अमेरिका के। लेकिन यहां पर ये बताइए कि अब भारत के सामने क्या ऑप्शन है? जब ये कह दिया गया कि टैरिफ नहीं, सैंक्शन लगाए हैं हमने, तो भारत क्या करेगा? अभी तक तो पीएम मोदी ने कुछ नहीं कहा है। हमारे विदेश मंत्री वहां पर मॉस्को में है इस वक्त, तो वहां पर भी तो इस बारे में चर्चा हो रही होगी। देखिए, मैक्सिमम $30 बिलियन का फर्क पड़ेगा। हमारे टेक्सटाइल्स को फर्क पड़ेगा, फुटवेयर को फर्क पड़ेगा, जेम्स को फर्क पड़ सकता है, जेम्स एंड ज्वेलरी, हमारे कुछ स्पेशलिटी केमिकल्स को पड़ सकता है। फिर बाद में थोड़े से इंडस्ट्रीज को फर्क पड़ सकता है $30 बिलियन। बट भारत क्या कर रहा है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट बात कर रहा है यूरोपियन यूनियन के साथ। उन्होंने ऑलरेडी एक यूरोपियन यूनियन का गुट है, उसके साथ तो उन्होंने ट्रेड अग्रीमेंट साइन कर भी लिया है, और अक्टूबर 1 से वो एक तरह से लागू हो जाएगा। अभी हमने यूके के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया है, ओमान के साथ हम साइन करने वाले हैं, पेरू और बाकी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज भी हमारे साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। ऐसे 50 कंट्रीज के साथ हम बात कर रहे हैं, ताकि जो अमेरिकन एक्सपोर्ट जो इंडिया के थ्रू होते थे वो इफेक्ट होने वाले हैं, वो वहां पे ऑब्जॉर्व कर दिया जाए। सेकेंड, चाइना ने भी बोल दिया है कि वो भारत के साथ थोड़े मटेरियल्स लेगा, और भारत के साथ जो उसका $100 बिलियन का जो ट्रेड डेफिसिट है उसको भी ऑब्जॉर्व करेगा। ये सब चीजें आप देखेंगे बहुत होता रहेगा, क्योंकि एससीओ समिट में आप ये भी देख सकते हैं, इंडिया और चाइना के बीच में एक तरह से नया, एक तरह से हनीमून शायद पॉसिबल है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं बहुत ज्यादा इसके ऊपर हूं, पर एक तरह से नया दौर चालू हो सकता है, क्योंकि इंडिया और चाइना अपने करेंसी इंटरलिंक कर सकते हैं, भारत टिकटॉक को अलाउ कर सकता है,
चाइनीज इन्वेस्टमेंट इंडिया में आना चालू हो जाएगा, पीपल टू पीपल टाइज वापस चालू हो जाएगा। चाइना को भी समझ में आ जाएगा कि इंडिया से करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि चाइना ने $70 बिलियन पाकिस्तान में डुबो दिए हैं। उनको समझ में आ गया उधर से कोई मतलब नहीं है। इंडिया का जो मिडिल क्लास है, 15 करोड़ का मिडिल क्लास है, वो बहुत सारी कंट्रीज के पॉपुलेशन से भी ऊपर है। तो चाइना जानता है कि भारत का एस्पिरेशनल मिडिल क्लास उसकी इकोनॉमी को एक तरह से बचा सकता है। तो उसको अभी ग्रेटर चीज है अपनी इकोनॉमी को बचाना। चाइना के अंदर खुद ही हालत खराब है। बताया जाता है बीजिंग में टैंक्स आने लगे हैं। जी जिनपिंग और ज़ो यांग के बीच में एक तरह से पावर स्ट्रगल चल रहा है। बहुत सारी उथल-पुथल तो चाइना में हो रही है। तो अब चाइना इज लुकिंग फॉर स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी के लिए उसको भारत चाहिए। और भारत ने भी एक तरह से ताइवान इश्यू के ऊपर भी ज्यादा कुछ बोला नहीं है। उन्होंने भी बहुत ही वेग स्टेटमेंट दिया है। पर चाइना ने बोला है कि अ, भारत ने अग्री कर लिया फॉर वन चाइना पॉलिसी। तो कहीं ना कहीं कुछ आइस ब्रेकर्स हुए हैं। भारत ने भी कुछ कंसेशन दिए, चाइना ने भी रिस्पॉन्ड किया है। अब दोनों बोल रहे हैं कि हम शायद अपने बॉर्डर डिस्प्यूट को भी हम रिजॉल्व करेंगे। जो सबसे लीस्ट प्रॉब्लमेटिक है उसको पहले एड्रेस करेंगे, फिर मीडियम वाले में जाएंगे, फिर लास्ट वाले में जाएंगे। ये सब बात होती है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की। और भारत तो एक तरह से अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स बेच रहा है, चाइना भी अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स पाकिस्तान को दे रहा है, जैसे सबमरीन है। वो सब तो उनको करना पड़ेगा क्योंकि वो पहले साइन हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आगे जो काम होगा वो कंसिडरेशंस के ऊपर होगा। और भारत को सपोर्ट करने के लिए रूस बैठा है, ब्राजील बैठा है, साउथ अफ्रीका बैठा है। और सबको मालूम है कि अगर ट्रम्प भारत के साथ ऐसा बिहेव कर सकते हैं, कल उनकी भी बारी हो सकती है। तो सब अभी भारत को सपोर्ट करेंगे। इवन सऊदी अरेबिया भी देखेगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। भारत अगर बिल्कुल। कोई आदमी भारत के साथ ऐसा बिहेव कर सकता है, जिस मोदी ने ट्रम्प को फर्स्ट टाइम पे हाउडी मोदी ऑर्गेनाइज किया, ट्रम्प के साथ इतना उन्होंने कैंपेन किया, अगर ट्रम्प बदल पलट सकते हैं तो उनका भी बारी कभी भी हो सकता है। तो इस बिल्कुल। लूनाटिक ट्रम्प के अगेंस्ट आप ये देखेंगे गैंग आउट होगा। और भारत विल बी द सेंटर फोकल पॉइंट। क्योंकि कोई भी देश आप देखिए, इवन यूरोपियन यूनियन के जो लीडर्स है ना, ट्रम्प के सामने एक नतमस्तक होके बैठे हैं। एक तरह से वो देखिए ट्रम्प बैठा है, वो जनरली जो मीटिंग होती है राउंड टेबल में होती है, क्योंकि दे आर हेड ऑफ द स्टेट। पर यहाँ पे ऐसा है कि ट्रम्प एक जगह बैठे हैं, बाकी लोगों को एक तरह से बैठाया गया है। तो एक तरह से स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ये हमारे बॉस है, हम स्लेव है उनके। इट इज अ मास्टर स्लेव रिलेशनशिप। पर जनरली भारत का क्या बोलना है, भारत इक्वालिटी पे बिहेव करता है। भले कितना भी छोटा नेशन हो, उसको कहीं भी जैसे देखिए मालदीव जैसा नेशन जिसने मोदी जी को अपशब्द किए, उसको भी मोदी जी ने माफ कर दिया। उन्होंने बोला हमको ट्रेड से मतलब है, हमें आगे देखना कि आगे बढ़ो। अब चाइना के साथ भी वो अपने रिश्ते बढ़ा रहे हैं। तो इससे हमको फायदा होगा, यूएस से हमको कोई फायदा नहीं होना। मैक्सिमम क्या हो सकता है, हमारे जो आईटी गाइज है उधर जा रहे हैं, वहां पे थोड़ी जी। बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। और सेकंड क्या होगा, जो देश से जो स्टूडेंट्स उधर पढ़ने जाते हैं, उस उन लोगों को फायदा, उनको नुकसान हो सकता है। उससे भी ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो नहीं जाएंगे ना, तो देश का फॉरेन एक्सचेंज भी बचने वाला है। वो देश के अंदर ही पढ़ाई करेंगे तो बढ़िया रहेगा। आपको ह्यूमैनिटीज और ये सब पढ़ने के लिए अमेरिकन यूनिवर्सिटीज जाके ब्रेन वॉश होने की जरूरत नहीं है, मेरा ये मानना है। इनफैक्ट सब कुछ हमारे बेहतर के लिए हो रहा है। कठिन समय जरूर है, बट हमारे मोदी जी, हमारे पास जो लीडरशिप है, वो उन्होंने इसका संज्ञान ले लिया है। और वो चाइना के साथ एक तरह से अच्छे रिश्ते भी करने वाले हैं। अमेरिका से कहाँ डीलिंग करना है उससे भी डीलिंग करेंगे। हम किसी से डिक्टेशन नहीं लेंगे। हमको कोई डिक्टेट नहीं कर सकता कि किससे आपको ट्रेड करना है, किसको वेपन्स बेचना है, किसको नहीं देना है। ये हमारा सॉवरेनिटी है। दिस इज कॉल्ड रियल सॉवरेनिटी। इसके लिए मैं बोलता हूँ कि जो हमारे को ट्रू इंडिपेंडेंस मिला जी। 2014 में, 1947 में नहीं मिला। वी आर ओनली सेलिब्रेटिंग आवर 11th ईयर फ्रॉम May 17। पर उमेश जी, आपको लगता है कि अभी एक तो टॉक्स होनी है, ट्रंप ने कहा था जेलेंस्की को लेकर, पुतिन को लेकर बातचीत होगी कि ये वॉर रुक जाए। तो उससे पहले अगर भारत पर इस तरह से सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि पुतिन की तरफ से कोई स्ट्रॉन्ग रिएक्शन भी आ सकता है? कुछ भी हो सकता है। देखिए अभी बात हो रही है कि वो बात बुडापेस्ट में हो सकती है, हंगरी में। और कहीं ना कहीं जेलेंस्की तो राजी हो चुके हैं। उन्होंने ये भी बोला है कि एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज के लिए मैं एग्री कर चुका हूँ। रशिया ने भी अभी तक वीक रिस्पॉन्स दिया है, उन्होंने अभी तक डेफिनेट रिस्पॉन्स नहीं दिया। सरगई लैवरोव ने क्लियर कट बोल दिया है कि जो रशिया की जो बॉर्डर है, वो कभी भी एक तरह से मार्क नहीं है, वो कभी भी चेंज हो सकती है। रशियन बॉर्डर नेवर एंड्स, उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया। तो कहीं ना कहीं जो ये एम्बिग्विटी होता है कि रशिया को कोई पढ़ नहीं पाता, इससे लोग डरे हुए। अगर आपको रीड हो जाती है तो आप प्रेडिक्टेबल हो जाते हो। भारत का भी जो है प्रधानमंत्री कम बोलते हैं, काम पे ज्यादा विश्वास करते हैं।
पुतिन क्या बकबक करके अपना पूरा जो थॉट प्रोसेस है सबके सामने रख देते हैं। इससे क्या होता है कि हमको मालूम है वो क्या-क्या कर सकते हैं। जैसे हमने आज सोचा है कि $250 बिलियन के वो रिजर्व भी कॉन्फिस्केट कर सकते हैं या हमें एफएटीएफ में भी ले जा सकते हैं। ये उन्होंने अपनी मंशा बता दी है। पर भारत का क्या रिस्पॉन्स है हमको नहीं मालूम। अभी तक तो हमारे कार्ड्स हमने खोले भी नहीं है और पुतिन ने भी अपने कार्ड्स नहीं खोले हैं। पुतिन भी देखेंगे कि कितना उनको रिस्पेक्ट मिला जा रहा है। क्योंकि आप ये देखिए यूरोपियन यूनियन है वो चाइना के इन्फ्लुएंस में है। चाइना उनको पैसे दे रहा है ताकि ये वॉर बंद ना हो, क्योंकि अगर रशिया यूक्रेन वॉर बंद हो जाता है, अमेरिका का फोकस होएगा चाइना के अगेंस्ट। अब रशियन यूक्रेन वॉर बंद करवा के डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि पूरा जो वॉर थिएटर कमांड है वो पूरा साउथ चाइना सी लेके जाना चाहते हैं। चाइना चाहता है कि वॉर चलता रहे ताकि उसको कंबाइंड वेस्ट के ऑनस्लॉट से बचाया जाए। वो मिलिट्री माइट होगा क्योंकि ताइवान के ऊपर होने वाला है और ताइवान आपको मालूम है सेमीकंडक्टर्स का सबसे बड़ा मार्केट है, नैनो चिप्स का 2 या 3 mm का जो बनाता है और वो होने नहीं देंगे डोनाल्ड ट्रंप। ये भले ही कितनी भी बात कर दे ऐसा होगा वैसा होगा। देखिए आज रशिया एक ऐसी कंट्री है, उसने क्रीमिया को सोचा मुझे लेना है, एक रात में ले लिया। चाइना अगर इतना बड़ा सुपर पावर है तो ताइवान को अभी तक उसने लिया क्यों नहीं है? सिर्फ अपने प्लेन क्यों उड़ा रहा है? अगर माइट है तो लो ना। आपको किसने रोका है? किसी ने रशिया को रोका था? आज रशिया ने इतनी सारी टेरिटरीज ले ली, ज़ैपोरिज़िया ले लिया, खेरसोन ले लिया, लुहांस्क ले लिया, डोनेट्स्क ले लिया। किसी ने रोका है? आज भी वो कर रहा है, अपनी मर्जी से कर रहा है। दिस इज द रियल सुपर पावर। मैं सब लोग बोलते हैं चाइना सुपर पावर है। चाइना इज एन इकोनॉमिक पावर, नॉट अ मिलिट्री सुपर पावर। उसकी जो चाइना का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, उसका जो क्रूड है वो बाहर से आता है और उसको अपनी जो क्रूड लाइन्स है, उसको जो मराइन लाइन्स है, उसको सेफगार्ड करना जरूरी है। इसके लिए चाइना एक नेवल पावर भी है, इकोनॉमिक पावर है, पर रियल सुपर पावर जो है, जिसके पास टेक्नोलॉजी है, जो सहन कर सकता है एवरीथिंग, वो है रशिया। इवन रशिया अमेरिका से भी ज्यादा स्ट्रांग है, ये अमेरिका जानता है। बस ऐसा नहीं है कि आप वर्ल्ड को अपना डॉलर बेच के आप अपनी कंजम्पशन करके उनको डराओ, उससे रियल पावर नहीं है। रियल पावर आती है रिसोर्सेस से, और रिसोर्सेस रशिया के पास है। आर्टिक के पास बताया जाता है जो कि $50 ट्रिलियन का रिजर्व है, अभी तक एक्सप्लोर भी नहीं किया है रशिया ने। अभी उन्होंने जो यूक्रेन का ईस्टर्न भाग लिया है, उसके अंदर बताया जाता है $2 ट्रिलियन के रेयर अर्थ मिनरल्स है। तो रशिया के पास तो एवरग्रीन है। और भारत और रशिया कितना बड़ा है बताओ? भारत से 7 टाइम्स बड़ा है और उसकी पॉपुलेशन 1/10 ऑफ भारत है। और रशिया की इकोनॉमी भले ही 2.5 ट्रिलियन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज भी रशिया ग्रो कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है। और अमेरिका सब जगह भीख मांग रहा है कि मेरे डॉलर को कुछ ना होने दे। इससे इससे ज्यादा आप क्या बताएं? दिस इज कौन सुपीरियर है बताइए? जो भीख मांग रहा है या कोई जो नेचुरल रिसोर्सेज इंपोर्ट कर रहा है, या जिसके पास वेपन्स है, जिसके पास नेचुरल रिसोर्सेज है, वो बताइए। मैं तो ये इतना ही समझता हूँ। पर ये बातें डोनाल्ड ट्रंप के समझ में नहीं आ रही है ना, और जिस तरह की हरकतें वो कर रहे हैं उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। कल को भारत भी कह सकता है कि उनके यहाँ से इतना सारा सामान भारत में आ रहा है, हम उसको रोक देते हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री तो लगातार कह रहे हैं कि स्वदेशी की तरफ जाओ। वो तो लगातार लोगों से कह रहे हैं कि अपने घर में बना हुआ माल खरीदो ताकि आपके घर के अंदर जो छोटे छोटे कारोबारी उनको फायदा हो। तो स्वदेशी को बढ़ावा देने की मुहिम तो शुरू हो गई है भारत में। ये मैसेज भी तो अमेरिका तक पहुंच रहा है, और वहां से जो आते हैं वो सॉफ्ट ड्रिंक्स आते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी उनका, उन सब पर भी तो बैन लग सकता है। कितना सामान आता है अमेरिका से, जब उस पर बैन लग जाएगा तो अमेरिका मार्केट कहां तलाशेगा? भारत को अमेरिका की जरूरत नहीं है, जो घाटा होगा उसको भारत सह सकता है, लेकिन अमेरिका को तो भारत जैसे बाजार की जरूरत है। तो अब देखना दिलचस्प होगा उमेश जी कि भारत क्या स्टैंड लेता है। अभी तक तो भारत ने चुप्पी साध रखी है, चाहे वो टैरिफ हो या सैंक्शंस हो, लेकिन भारत भी कड़े कदम उठा सकता है और फिर उसका खामियाजा अमेरिकियों को भुगतना पड़ेगा और ट्रंप उसके लिए जिम्मेदार होंगे। ट्रंप ये ना भूलें कि जिस तरह की दादागिरी या गुंडागर्दी वो दिखा रहे हैं, अभी मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं अगले साल, उसमें भी उनको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन आपने जिस तरह से इस मामले पर बड़ी ही गहरी जानकारी मेरे दर्शकों को दी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उमेश जी, आपने मेरे लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय सिया राम। जय सिया राम।